जय हिंद दोस्तों। धर्मेंद्र तिवारी लाइव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इसके पहले हम लोगों ने भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत भारतीय संविधान के निर्माण में देशी तथा विदेशी स्रोत की क्या भूमिका थी, भाग एक में हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग उसी चैप्टर को और आगे बढ़ाते हुए भाग दो में भारतीय संविधान के और क्या स्रोत रहे हैं उनके विषय में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था कि भारतीय संविधान के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाया वो भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 अंग्रेजों के द्वारा, जब भारत में अंग्रेज लोग भारत में शासन कर रहे थे, उस समय अंग्रेजों ने भारत में शासन करने के लिए एक एक्ट लाया था, एक अधिनियम पारित किया था जिसका नाम था 1935, भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें से 250 अनुच्छेद जो थे सेम टू सेम अर्थात थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारतीय संविधान में क्या कर लिया गया, उतार लिया गया। और वही भारतीय संविधान में जो उतारा गया उसे कहा जाता है भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग रहा वो क्या रहा, भारत शासन अधिनियम 1935। उसमें से लिया गया संघीय व्यवस्था। भारत में दो जगह शासन चलता है अर्थात केंद्र में और राज्य में। केंद्र और राज्य दोनों मिलाकर पूरे देश की शासन व्यवस्था को चलाते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, संघीय व्यवस्था। राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है 5 वर्ष के लिए। अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे 5 वर्ष से पहले भी पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिया गया और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद राज्यपाल धारण करता है। तीसरा था न्यायपालिका का ढांचा। तो हमारे देश का जो न्यायपालिका, हमारे देश की जो न्यायपालिका, उसका ढांचा जो है एकीकृत है। एकीकृत का मतलब पिरामिड की तरह है, अर्थात सत्र न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन है और उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के अधीन है। तो तीनों न्यायालय, जिला में होता है सत्र न्यायालय और पूरे एक राज्य के लिए बनाया जाता है उच्च न्यायालय, और पूरे देश के शासन न्याय देने के लिए, न्याय निर्णयन के लिए उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट बनाया गया है। तो ये तीनों मिलाकर क्या है, न्यायपालिका का ढांचा। तो न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, एकीकृत है, अर्थात पूरे देश का जो न्यायपालिका है वो एकीकृत न्यायपालिका है। यदि कोई व्यक्ति कहीं से सत्र न्यायालय से उसे न्याय नहीं मिलता लगता है तो उच्च न्यायालय में, और उसे लगता है उच्च न्यायालय से भी उसे न्याय नहीं मिला तो सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो ये क्या है, हमारे देश की न्यायपालिका का ढांचा। तो न्यायपालिका का ढांचा कैसा है, एकीकृत है। और कहाँ से लिया गया न्यायपालिका का ढांचा, तो भारत शासन अधिनियम 1935। राज्यपाल का कार्यकाल भारत शासन अधिनियम 1935। और हमारे देश में जो लोक सेवा आयोग यूपीएससी का गठन जो हुआ था 1 अप्रैल 1935 को भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ही हुआ था। तो लोक सेवा आयोग जो है यूपीएससी का जो आयोग है गठित हुआ है, वो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। और इसी में हमने आपको बताया था कि आपातकालीन उपबंध, जब देश में कोई आपात परिस्थिति आ जाए या देश में गृह युद्ध छिड़ जाए या कोई बाह्य आक्रमण हो जाए, विदेशी आक्रमण हो जाए, तो इस परिस्थिति में आपात उपबंध की व्यवस्था की गई है। तो कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या लिया गया है, आपात उपबंध। तो इन सब के बारे में हमने आपसे पिछली क्लास में विशेष रूप से अध्ययन किया था, उसे आप देखेंगे तो भाग एक का वीडियो तो अब बहुत स्पष्ट तरीके से समझ में आएगा। और हमने इसी में बताया था परमाधिकार रिटें। परमाधिकार रिटें का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अपने सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कोई व्यक्ति यदि रिट दायर करता है तो वहां पर न्यायालय उससे पूछती है कि आप जो है सार्वजनिक दायित्व का निर्वहन क्यों नहीं कर रहे हैं, या अपने दायित्वों का निर्वहन करने में यदि कोई व्यक्ति असफल रहता है तो उससे जो है न्यायालय द्वारा उससे परमाधिकार रिट के अंतर्गत प्रश्न करती है, सवाल करती है। विधि की विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात देश में जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है वो किसके हिसाब से चलेगी, कानून के हिसाब से चलेगी। विधि द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके हिसाब से देश की शासन व्यवस्था चलेगी। तो ये हो गया भारत शासन अधिनियम 1935 से ये सब
लिया गया है। हमने आपको विशेष रूप से इसके बारे में अध्ययन कराया था पिछली क्लास में। और अमेरिका के संविधान से हमने क्या बताया था? मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, जब कोई किसी व्यक्ति को जन्म से जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, उसे बोलते हैं मौलिक अधिकार। जन्म से प्राप्त अधिकार क्या होता है? मौलिक अधिकार। और प्रत्येक व्यक्ति को कितने मौलिक अधिकार वर्तमान समय में प्राप्त हैं? 6। लेकिन जब हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, तो उस समय हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक को 7 मौलिक अधिकार, 7 मूल अधिकार प्राप्त थे, जिसमें से 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार के रूप में अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत रख दिया गया। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। और न्यायपालिका का ढांचा, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कि जैसे न्यायालय द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कोई निर्णय दिया गया और वहां पर फिर से उसे लगता है कि जो निर्णय दिया गया है उचित नहीं है, तो उस निर्णय में क्या करेगा? फिर से उस पर पुनरावलोकन करेगा, उस पर विचार करेगा और फिर से अपने विचार करने के बाद उसे लगता है कि नहीं, ये निर्णय सही नहीं था, तो अपने निर्णय को क्या कर सकता है? बदल सकता है। तो ये न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक समीक्षा कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। संविधान की सर्वोच्चता, जब किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे खिलाफ जो है या हमारे प्रति किसी भी प्रकार की गलतियां हुई हैं या किसी व्यक्ति के साथ न्याय नहीं हुआ रहता, तो व्यक्ति न्यायालय में किसकी गुहार देता है, किसकी दुहाई देता है? संविधान की। वहां पर संविधान की सर्वोच्चता होती है कि वहां से न्यायालय में कहा जाता है कि संविधान में ऐसी बातें निर्णित हैं, लेकिन हमें जो है इसका न्याय नहीं मिला। तो हमारे संविधान में जो संविधान की सर्वोच्चता है, कहाँ से लिया गया? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। वित्तीय आपात, जब देश में आपात परिस्थिति लग जाती है, जब देश में राजकोषीय घाटा अर्थात राजकोष होता है सरकार के पास, तो जो राजकोष में विदेशी मुद्रा भंडार जब पूरी तरीके से खत्म हो जाता है या बहुत कम हो जाता है, इस परिस्थिति में देश में क्या लग जाता है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात काल के दौरान यदि किसी, पहले 4 लाख था, अब वित्तीय आपात के काल के दौरान यदि किसी व्यक्ति के खाते में 6 लाख से अधिक धन है और देश में वित्तीय आपात लग गया, तो उस व्यक्ति के धन 6 लाख तक का उसको धन प्राप्त होगा। उससे अधिक का धन जो उसके खाते में है, वो किसका हो जाएगा? केंद्र सरकार का हो जाएगा, सरकार का हो जाएगा। तो ये वित्तीय आपात अर्थात आपातकाल की परिस्थिति में देश के नागरिकों का धन जो होता है 6 लाख से अधिक रुपए जिसके पास है, वो किसके पास चला जाता है? केंद्र के पास चला जाता है। उसका धन 6 लाख से अधिक है, तो वो क्या हो जाएगा? कोलैप्स हो जाएगा। तो वित्तीय आपात की परिस्थिति कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। और मौलिक अधिकार आपको नहीं भूलना है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। राष्ट्रपति पर महाभियोग, यदि लगता है कि राष्ट्रपति जो है संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहा है या राष्ट्रपति जो है अपने कार्य को पूरी तरीके से संचालित करने में अयोग्य है, तो इस परिस्थिति में लोकसभा तथा राज्यसभा किसी भी सदन से राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है। और महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। और राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। और राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका के संविधान से। उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो व्यवस्था है, वो भी कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से। अर्थात यदि लगता है कि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश संवैधानिक पद का दुरुपयोग कर रहा है या वो जिस पद को धारण किया है उस पद के धारण करने में उसके अंदर अयोग्यता है, तो इस परिस्थिति में उसे महाभियोग की जैसी प्रक्रिया के द्वारा क्या किया जा सकता है? हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग केवल राष्ट्रपति पर लगता है। भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति पर ही महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, तो याद रखना है। और महाभियोग जैसी प्रक्रिया के द्वारा उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से लिया गया है।
अब हम बात करेंगे ब्रिटेन के संविधान से। तो ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, एकल नागरिकता का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति को एक नागरिकता, पूरे देश की नागरिकता प्राप्त होगी। यह नहीं कि अमेरिका के संविधान में जो बातें हैं वो दोहरी नागरिकता की बात है, अर्थात वहां अमेरिका में कोई व्यक्ति अगर नागरिकता प्राप्त करेगा तो उसे राज्य की नागरिकता अलग से मिलेगी और देश की नागरिकता अलग से मिलेगी, तो इसे बोलेंगे दोहरी नागरिकता। लेकिन भारत में क्या है, राज्य की नागरिकता अलग या देश की नागरिकता अलग नहीं है, पूरे देश की एक नागरिकता प्राप्त होगी। हर व्यक्ति देश का नागरिक है, किसी राज्य का नागरिक नहीं है। तो देश की नागरिकता वही है, क्या हो गया, एकल नागरिकता। संसदीय विशेषाधिकार अर्थात संसद में विशेष अधिकार जो प्राप्त है संसद को, वो कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन के संविधान से। और संसदीय शासन व्यवस्था, हमारे देश की जो शासन प्रशासन व्यवस्था चलती है, कानून जो बनता है वो कहाँ से बनता है, पार्लियामेंट से, संसद से बनता है। तो संसदीय शासन व्यवस्था कहाँ से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से। और राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति नाम मात्र का जो है क्या होता है, देश का प्रधान होता है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होता है देश का, प्रधानमंत्री होता है। रबर स्टैंप, नाम मात्र का प्रधान कौन होता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन, इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम, तीनों एक ही नाम है, कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है राष्ट्रपति का पद। वहीं पर ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता नहीं है, ब्रिटेन में जो है राजा या महारानी होती हैं, सम्राट या सम्राज्ञी होती हैं, लेकिन वहां पर सम्राट सम्राज्ञी का जो पद होता है राष्ट्रपति के ही समान होता है। इसलिए भारत में भी राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन के संविधान से राष्ट्रपति का पद लिया गया है। और द्विसदनीय प्रणाली, हमारे देश में का जो कानून है वो कानून दो सदन से मिलकर बनता है, पारित होता है, उसके बाद राष्ट्रपति हस्ताक्षर करता है तो कानून बनता है। तो इस तरीके से द्विसदनीय व्यवस्था अर्थात एक लोकसभा, लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए कार्यकाल के लिए चुनकर आते हैं, वहीं पर राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुनकर आते हैं। लेकिन हमारा जो लोकसभा है वो निम्न सदन है और उच्च सदन कौन है, राज्यसभा। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, वहीं पर लोकसभा हर 5 वर्ष के बाद क्या हो जाती है, भंग हो जाती है और फिर से उसका क्या होता है, लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। और वहीं पर जब चुन के आते हैं तो फिर से लोकसभा का गठन 5 वर्ष के बाद होता है। परंतु राज्यसभा के सदस्य 6 वर्ष के लिए नामित होते हैं, निर्वाचित होते हैं और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं। उच्च वर्ग के लोग उसमें निवास करते हैं, इसलिए उसका नाम उच्च सदन है, हम आगे चर्चा करेंगे। और यहीं पर जो हमारे देश का मंत्रिमंडल प्रणाली है, मंत्रिमंडल, हमारे देश में जो कोई निर्णय लेते हैं तो वो मंत्रिमंडल के द्वारा जो है पूरा निर्णय लिया जाता है। तो वो कैबिनेट सिस्टम जो है, मंत्रिमंडल सिस्टम जो है वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन के संविधान से। एकल नागरिकता ब्रिटेन के संविधान पे, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन के संविधान से। अब हम बात करेंगे आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया, आयरिश संविधान। कभी कभी एग्जाम में आयरिश दे देता है, आयरलैंड या आयरिश। और एक बार तो एग्जाम में दिया था कि निर्वाचन पद्धति कहाँ से लिया गया है, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन पद्धति है, राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से लिया गया है। तो आयरलैंड ना देके वहां पर आयरिश संविधान दिया था। तो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। वहीं पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा या पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में जो बहुत अधिक ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, जो बहुत फेमस व्यक्ति है, जो पूरे देश में या पूरे विश्व में इस तरीके से बड़े स्तर पर जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, उसे राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा, पत्रकारिता आदि के क्षेत्र में ख्यात प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया। कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। अब हम बात करेंगे कनाडा के संविधान से। तो कनाडा के संविधान से जो लिया गया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था। सशक्त केंद्र का मतलब होता है ज्यादा शक्तियां किसके अंदर निहित है, केंद्र के पास। राज्य किसके अधीन होता है, केंद्र के अधीन होता है।
तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था का मतलब मैंने बताया था कि केंद्र और राज्य दोनों मिलकर पूरे देश का शासन प्रशासन की व्यवस्था संभालते हैं। तो संघीय व्यवस्था है, राज्य और केंद्र दोनों मिलकर देश की सरकारें चलाते हैं, तो क्या हो गया संघीय व्यवस्था। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अर्थात जो शक्तियां बची हुई हैं या अभी वर्तमान समय में जो शक्तियां आएंगी वो किसके पास रहेंगी, केंद्र के पास। जैसे ऑनलाइन क्लास अब चलने लगी है, पहले ऑनलाइन की व्यवस्था नहीं थी, तो अब ये शक्तियां किसके पास जाएंगी, अवशिष्ट शक्तियां हैं, ये बची हुई शक्तियां किसके पास जाएंगी, केंद्र के पास। इस पर कानून नियम बनाने का अधिकार है। जैसे बिटकॉइन की प्रणाली आ रही है, तो बिटकॉइन पर जो बिट मुद्रा है ना, एक एक प्रकार से संकेतन मुद्रा जिसे कहें बिटकॉइन, तो वो उस पर अब कानून बनाने का अधिकार किसके पास रहेगा, केंद्र के पास। तो ये सारी व्यवस्था हमारे संविधान के निर्माताओं ने पहले से ही कर रखा है, वहां पर जगह छोड़ रखी है। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास, कहां से लिया गया है, कनाडा के संविधान से, याद रखना है। और वहीं पर जो है कनाडा के संविधान से राज्यपाल, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, केंद्र। और केंद्र द्वारा कौन, राष्ट्रपति। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया जो है कहां से, कनाडा के संविधान से लिया गया है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, केंद्र और राज्य के बीच संबंध का मतलब किन किन चीजों में केंद्र का कितना हिस्सा होगा, जैसे टैक्स हो गया, तो टैक्स जो आएगा उस पर कितना भाग केंद्र को मिलेगा, कितना राज्य को मिलेगा, इन सब के बारे में जो है केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है वो कनाडा के संविधान से लिया गया, तो इसमें वर्णन है। और वहीं पर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत हमने आपको बताया था, भारत में 3 सूचियां है ना, शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां हैं शक्तियों का विभाजन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ये जो 3 सूचियां हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। तो इस तरीके से हमने इन सब के बारे में पिछली क्लास में अध्ययन किया। एक बार आप और डिटेल में है तो भाग 1 का संविधान के स्रोत डालेंगे तो आपको जो है वहां पर सर्च में आ जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, अर्थात जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं तो प्रस्तावना संविधान में जो निहित बातें हैं उसके सारे दर्शन को क्या कर देता है, एक्सप्लेन कर देता है। तो वही क्या है, प्रस्तावना की भाषा। तो प्रस्तावना की भाषा का मतलब है संविधान में निहित दर्शन को व्याख्यात करने वाली जो भाषा है वो क्या है, प्रस्तावना की भाषा है। वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची जो लिया गया है कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान। समवर्ती सूची का मतलब होता है बराबर शक्तियां प्राप्त होती हैं केंद्र और राज्य को। अर्थात समवर्ती सूची पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है। लेकिन दोनों कानून बना सकती है, परंतु यदि राज्य सरकार ने किसी विषय पर समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाया और वहीं पर उसी विषय पर राज्य केंद्र सरकार ने भी कानून बना दिया, तो राज्य सरकार द्वारा जो नियम बनाया गया, कानून बनाया गया है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है, केंद्र और राज्य को, दोनों को। लेकिन एक ही विषय पर केंद्र और राज्य दोनों ने कानून बनाया है तो केंद्र द्वारा बनाया गया कानून क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। तो समवर्ती सूची की भाषा जो विषय है वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला है संसद के दोनों सदनों की विशेष या संयुक्त बैठक। जो विशेष बैठक, अर्थात जैसे कोई बिल लाया गया, कोई विधेयक लाया गया और उस विधेयक पर जो है लोकसभा से पारित कर दिया गया, परंतु राज्यसभा में उस विधेयक पर सहमत नहीं बन पा रही है, लोग असहमत हैं, वह विधेयक पारित नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए अनुच्छेद 108 की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों को संयुक्त बैठक बुलाता है और उस संयुक्त बैठक में जो है विधेयक को क्या किया जाता है, पारित किया जाता है और राष्ट्रपति फिर हस्ताक्षर कर देता है, सहमति प्रदान होती है और फिर से वो विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है, बिल अधिनियम बन जाता है। तो संयुक्त बैठक की व्यवस्था कहां से, संसद के दोनों सदनों की विशेष या संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जो बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, वो कहां से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, अर्थात व्यापार करने की स्वतंत्रता और वाणिज्य
बड़े स्तर पर जब व्यापार किया जाता है, धन लाभ के लिए अर्थव्यवस्था का जो एक आधार होता है, वो क्या होता है? वाणिज्य। वाणिज्य क्या है? अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है। तो वही है व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता। कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम बात करेंगे जर्मनी के संविधान को वाइमर संविधान कहते हैं, याद रखिए। जर्मनी के संविधान को क्या कहा जाता है? वाइमर संविधान। तो जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति के अंदर निहित शक्तियां या मौलिक अधिकार। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का स्थगन या निलंबन। जब देश में आपातकाल की परिस्थिति लग जाती है तो मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया जाता है? स्थगित कर दिया, खत्म नहीं किया जाता, समाप्त नहीं किया जाता। मौलिक अधिकार क्या हो जाता है? निलंबित हो जाता है, स्थगित हो जाता है कुछ समय के लिए। कुछ समय के लिए मतलब जब तक देश में क्या लगा है? आपातकाल लगा है। तो एक बार में आपातकाल 6 महीने के लिए देश पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति द्वारा घोषणा की जा सकती है। और उस परिस्थिति में, आपातकाल की परिस्थिति में जो व्यक्तियों को जन्म से प्राप्त मौलिक अधिकार हैं, वो मौलिक अधिकार स्थगित हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं और किसके अंदर चले जाते हैं? राष्ट्रपति के पास मौलिक अधिकार की शक्तियां चली जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। तो वही जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों की शक्तियों का स्थगन या निलंबन। कहां से लिया गया? जर्मनी के वाइमर संविधान से, याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे सोवियत संघ। सोवियत संघ जो रूस है, एक समय रूस महाशक्ति, पूरे विश्व की एक महाशक्ति हुआ करता था। वो 15 देशों का एक समूह हुआ करता था। कौन? सोवियत संघ। तो सोवियत संघ को बोलते हैं यूएसएसआर। यू मीन्स यूनाइटेड यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन, यही पूरा फुल फॉर्म है। यूएसएसआर इसीलिए बोलते हैं। तो याद रखिए, एग्जाम में कभी सोवियत संघ दे देता है, कभी यूएसएसआर दे देता है, कभी रूस दे देता है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सोवियत संघ का, यूएसएसआर का फुल फॉर्म यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन। यूनाइटेड सोवियत यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स। यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स किसका फुल फॉर्म है? यूएसएसआर, सोवियत संघ। हिंदी में बोलेंगे तो सोवियत सामाजिक गणराज्य, है ना? ठीक है ना? सोवियत संघ, सोवियत सामाजिक संघ गणराज्य किसको कहा गया? सोवियत संघ। और इसी को आज के समय में क्या बोला गया? रूस। रूस जो है पहले महाशक्ति हुआ करता था, सोवियत संघ हुआ करता था, 15 देशों का एक समूह था। अब वो केवल रूस रह गया है, तो वहां पर रूस नाम, तो रसिया, तो इन सबको भूलना नहीं है। तो यहाँ से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य। तो कोई भी व्यक्ति है, तो अगर वो व्यक्ति देश में रह रहा है तो देश में उसके कुछ कर्तव्य होते हैं देश के प्रति। तो देश के प्रति कर्तव्य, पहले जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था तो हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। मौलिक कर्तव्य को जो है भारतीय संविधान में कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 का में, भारतीय संविधान में भाग 4 का के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। हमारे मूल संविधान में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य नहीं थे। मौलिक कर्तव्य को कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा क्या किया गया? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया तो प्रत्येक व्यक्ति के देश के प्रति 10 मौलिक कर्तव्य थे। परंतु कब? 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया और एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया। तो अब वर्तमान समय में प्रत्येक नागरिक के कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और जब हम भाग 4 पढ़ेंगे तब वहां पर हम मौलिक कर्तव्य की चर्चा करेंगे। अभी विदेशी स्रोत की बात कर रहे हैं, नहीं तो हम टॉपिक भटक जाएंगे, फिर ये छूट जाएगा। तो सोवियत संघ, यूएसएसआर या रूस या रसिया के संविधान से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, है ना? मौलिक कर्तव्य अर्थात व्यक्ति के फंडामेंटल ड्यूटीज क्या हैं, क्या व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं देश के प्रति, वहां पर बात की गई है। तो मौलिक कर्तव्य। 42वां संविधान सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा, सरदार पूर्ण सिंह की अनुशंसा पर क्या किया गया? इसे जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? कहां से? रसिया के संविधान से या सोवियत संघ के संविधान से या यूएसएसआर के संविधान से या रूस के संविधान से लिया गया। और प्रस्तावना में जो
सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की, जब हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाया था प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप बोलेंगे भाई धर्मेंद्र तिवारी तो आपको वहां पर आ जाएगा प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई धर्मेंद्र तिवारी, आप बोलेंगे तो वहां पर प्रस्तावना आपको आ जाएगा। तो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई है, वो कहां से लिया गया है? कहां से? रूस के संविधान से, रसिया के संविधान से। अर्थात समाज में हर व्यक्ति को क्या प्राप्त है? समान सामाजिक न्याय मिलेगा, अर्थात हर व्यक्ति के साथ न्याय किया जाएगा, अर्थात उसे भाषा, बोली, लिंग या जन्म स्थान या जाति के आधार पर उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव या धर्म के आधार पर उसे किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गया? सामाजिक। आर्थिक का मतलब कोई व्यक्ति कमजोर है या कोई व्यक्ति धनवान है तो अमीर या गरीब अर्थात निर्धन या धनी के हिसाब से किसी व्यक्ति के वहां पर सम्मान की बात नहीं की जाएगी। दोनों वर्ग के व्यक्ति क्या होंगे? समान होंगे। समान सबको क्या न्याय मिलेगा? ये नहीं कि जो धनी व्यक्ति उसे न्याय अधिक मिलेगा और जो निर्धन है उसे न्याय नहीं मिलेगा। तो न्याय की बात की गई है। और राजनीतिक न्याय, राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि व्यक्ति को, किसी प्रत्येक नागरिक को, देश के प्रत्येक नागरिक को 18 से ऊपर के 18 साल तक के प्रत्येक नागरिक को, 18 साल की उम्र के व्यक्ति को वोट देने का, चुनाव है ना, वोट देने का अधिकार है और राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। राजनीतिक दफ्तरों में, ऑफिसों में जो है जाने का अधिकार है। तो चुनाव लड़ने का अधिकार है। तो ये क्या है? राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक प्रस्तावना में जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बात की गई हो, कहाँ के संविधान से? रसिया, यूएसएसआर या सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिया गया। क्या क्या लिया गया? पहला मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज। दूसरा प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ अर्थात रूस के संविधान से। अब हम बात करेंगे फ्रांस का संविधान, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रांस के संविधान से क्या लिया गया? तो गणतंत्रात्मक ढांचा। गणतंत्रात्मक ढांचा का मतलब होता है जहां पर चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि चुना जाए, उसे बोलेंगे गणतंत्रात्मक ढांचा। अर्थात जहां पर सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में निहित हो, अर्थात जनता के क्या प्रतिनिधि देश में शासन करे, राष्ट्राध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसे क्या बोलेंगे? गणतंत्रात्मक ढांचा। तो हमारे देश का जो संविधान है वो गणतंत्रात्मक राष्ट्र है, गणतंत्रात्मक राज्य है, गणराज्य। लोकतंत्रात्मक प्रस्तावना में बात किया गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो गणराज्य है, गणतंत्रात्मक ढांचा है, अर्थात हमारे देश में जो क्या कहते हैं, राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है, हम अपना प्रतिनिधि चुन देते हैं, वो प्रतिनिधि, हमारे प्रतिनिधि जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और वो वोटिंग करके अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो ये क्या हो गया? गणतंत्रात्मक ढांचा। विश्व में सबसे पहले संविधान लिखने वाला देश कौन रहा? फ्रांस है। विश्व का सबसे पहला संविधान निर्मित करने वाला देश फ्रांस। गणतंत्रात्मक ढांचा कहां से लिया गया? फ्रांस के संविधान से। और स्वतंत्रता, इसको भी हमने आपको आगे बताया है पिछली क्लास में। जो संविधान में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श निहित हैं। स्वतंत्रता, समता और बंधुता। स्वतंत्रता, समता, समता का मतलब हर व्यक्ति का जो है समान हर व्यक्ति है, देश में हर व्यक्ति को समान न्याय मिलेगा, समान सामाजिक उसका स्तर होगा, समान तरीके से राजनीति में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये क्या है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बंधुता का मतलब भाईचारा, आपस में प्रेम व्यवहार, प्रेम सौहार्द बनाए रखने की। ये बात कहाँ से ली गई है? फ्रांस के संविधान से। और हमारे देश में जो कौन सा योजना आयोग था? पहले योजना आयोग था। भारत जब आजाद हुआ 1947, 15 अगस्त 1947 को, तो योजना आयोग, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजना आयोग का गठन किया गया। उसके बाद फिर 2014 में भाजपा की सरकार आई, उसने योजना आयोग का नाम बदल के क्या रख दिया गया? नीति आयोग। तो योजना आयोग और नीति आयोग जो था उसका काम एक था, उसके अंतर्गत पंचवर्षीय योजना, तो जो 5 साल के लिए देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने के लिए, देश को विकसित विकास की ओर अग्रसर करने के लिए पंचवर्षीय योजना, जो योजना आयोग या नीति आयोग जो है क्या करते हैं, 5 वर्ष के लिए लागू करती थी, वो योजना आयोग जो है कहां से? फ्रांस के संविधान से लिया गया। लेकिन
2017 में पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अब एक वर्षीय योजना अर्थात देश का विकास एक वर्ष में हो जाएगा। हर प्रत्येक वर्ष में अर्थव्यवस्था एक वर्ष में अर्थव्यवस्था का आधार आंका जाएगा। तो ये इस तरीके से है। तो हमने आपको क्या बताया, पंचवर्षीय योजना। पहले कहाँ से लिया गया था, तो हमने आपको बताया पंचवर्षीय योजना जो थी कहाँ गए, फ्रांस के संविधान से लिया गया था। योजना आयोग या नीति आयोग के अंतर्गत आता था, लेकिन अब इसे एक वर्षीय एक वर्ष में जो योजना आयोग बदल गया, एक वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का आकलन होगा। पहले 5 वर्ष में देश की अर्थव्यवस्था का आकलन होता था, देश का कितना विकास हुआ। अब हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया। तो दक्षिण अफ्रीका का संविधान से जो हमारे संविधान में संशोधन होता है ना। भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो समय बदलता जाता है तो उसमें नई चीजें आ जाती हैं, तो उसे परिवर्तित करने की जरूरत होती है ना। जैसे आप लोग देखे हों तो जो पुराने विचार के लोग होते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि अब आप नए युग में प्रवेश कर लिए हैं, अपने अंदर परिवर्तन लाइए। तो यही क्या हो गया, उसी प्रकार संविधान प्रवर्तनीय है, परिवर्तनीय है, एक समाज तरह से समझिए। अर्थात उसमें परिवर्तन किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। अर्थात समय के बदलते समय के अनुसार उसमें जिन चीजों की जरूरत है उसे कार्य कर देना, उसके अंदर समाहित कर देना, और समय बदलते समय के अनुसार जो चीजें पूरी तरीके से अब काम की नहीं है उसे क्या कर देना, निकाल देना। तो ये संशोधन की बात की गई है। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। हमने आपको बताया था कि प्रस्तावना में पहले जो है 1957 में यूनियन ऑफ मदन गोपाल, है ना, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के फैसले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग नहीं है, इसलिए विधायिका इसमें संशोधन नहीं कर सकती। अर्थात यदि कोई व्यक्ति प्रस्तावना या यदि कोई व्यक्ति जो है क्या कहते हैं उसमें प्रस्तावना में सरकार या संसद प्रस्तावना में संशोधन करना चाहे तो संशोधन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं है। तो वहां पर जब भाग नहीं है तो भाग रहेगा तभी तो 368 के अंतर्गत उसमें संशोधन कर सकती है। बाद में फिर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में फैसला आया तो उसमें कहा गया प्रस्तावना संविधान का भाग या अंग है, इसलिए विधायिका प्रस्तावना में क्या कर सकती है, संशोधन कर सकती है 368 के अनुसार। परंतु उसमें कहा गया कि नकारात्मक संशोधन प्रस्तावना में नहीं कर सकती, सकारात्मक संशोधन उसके मजबूतीकरण के लिए वहां पर संशोधन कर सकती है। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। वो 3 शब्द थे क्या क्या, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। पिछली क्लास में हमने प्रस्तावना में आपको पढ़ाया है, उसे देखेंगे वीडियो समझ में आएगा। अब हम बात करेंगे तो संविधान में संशोधन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में क्या किया जा सकता है, संशोधन किया जा सकता है। कहां से लिया गया, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और वहीं फ्रांस के संविधान से क्या लिया, गणतंत्रात्मक ढांचा, पंचवर्षीय योजना, और जो हमारे संविधान में क्या है, स्वतंत्रता, समता और कौन सा, बंधुता, भाईचारा, प्रेम, सौहार्द। ये भाषा जो है कहां से लिया, फ्रांस के संविधान से। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो बात की गई है। जर्मनी के संविधान से क्या लिया गया है, आपातकाल की परिस्थिति के दौरान राष्ट्रपति के अंदर जो है मौलिक अधिकार क्या हो जाना, निहित हो जाना, अर्थात मौलिक अधिकार स्थगित हो जाता है, निलंबित हो जाता है कुछ निश्चित समय के लिए, जब तक देश में आपातकाल लगा है। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक अनुच्छेद 108 के अंतर्गत, और व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता जो है ये कहां से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अब हम बात करेंगे जापान के संविधान से। अफ्रीका के संविधान से एक बात और उसके पढ़ लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया। जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है, राज्यसभा के सदस्य, तो जैसे हम चुनाव के द्वारा हम निर्वाचित करके राज्य जैसे विधानसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, हम वोटिंग के माध्यम से उन्हें चुन लेते हैं, और राज्यसभा के सदस्यों को हमारे जो विधायक होते हैं वो चुनकर राज्यसभा में क्या कर देते हैं, भेज देते हैं। तो जिस पार्टी के पास
ज्यादा विधायक होंगे उस पार्टी का सदस्य राज्यसभा में क्या हो जाएगा, चुन के ज्यादा सदस्य वहां पर राज्यसभा में जाएंगे। तो राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन की प्रक्रिया है कहां से ली गई है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, अनुच्छेद 368। अब हम बात करेंगे जापान के संविधान से क्या लिया, तो जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब होता है कि जो नियम कानून जो बनता है वो संसद से बनता है। तो संसद में अगर कोई नियम कानून बना है, कैसे, सही तरीके से, अवैध तरीके से कानून नहीं, अर्थात सही तरीके से बना कानून राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर किया हुआ कानून जो होता है वो पारित होता है, और वही कानून देश में क्या होता है, लागू होता है, वही चलता है। तो वही कहा गया जापान के संविधान से क्या लिया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अर्थात कानून, विधि मतलब कानून के द्वारा, अर्थात कानून से सही मान्य तरीके से, सही तरीके से बना कानून क्या होगा, मान्य होगा, और वही देश में क्या होगा, लागू होगा। अगर सही तरीके से कानून नहीं बनेगा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तो कानून नहीं बनेगा। तो सही तरीके से बना कानून जो है मान्य होगा, वही कहा गया जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमारा जो संविधान है, संविधान का जो दार्शनिक भाग है, पूरा दर्शन समाया हुआ है। संविधान का जो दार्शनिक भाग है वो क्या है, तो पहला है मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। संविधान का दर्शन क्या है, संविधान का पूरा सार क्या है, एक तरीके से दर्शन किसमें समाहित हुआ है, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, जो व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, ठीक है ना। और अगला है कहां से लिया गया है, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान, भी हमने कुछ देर पहले बताया, पिछली क्लास में भी बताया। दूसरा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कहां से, आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड, और आयरलैंड ने इसे कहां से लिया है, तो फ्रांस के संविधान से। आयरलैंड ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत को कहां से लिया है, फ्रांस के संविधान से, फ्रेंच संविधान से लिया गया है। और भारत ने कहां से लिया है, तो कहां से लिया है, कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से, आयरिश संविधान से, ठीक है ना। तो इस तरीके से याद रखना है। तो ये क्या है, राज्य के नीति निर्देशक। तो भारत का, भारतीय संविधान का दार्शनिक और दार्शनिक भाग कौन कौन सा है, तो मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और दूसरा क्या है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया है। दूसरा है भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग है, तो वो कहां से, हमने कहा कि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद है, जिसमें से 250 अनुच्छेद सेम टू सेम, थोड़ा बहुत परिवर्तन करके भारत शासन अधिनियम 1935 से ही क्या कर लिया गया, उतार लिया गया। तो भारतीय संविधान का जो संरचनात्मक भाग है वो क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान का संरचनात्मक भाग क्या है, भारत शासन अधिनियम 1935, अर्थात जो लंबी संरचना उसकी है, उस संरचना कहां से सारी ली गई है, तो भारत शासन अधिनियम 1935। संविधान का जो राजनीतिक भाग है, देश में जो राजनीति होती है, जो चुनाव लड़ा जाता है या जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो राजनीतिक प्रक्रिया जो है ब्रिटेन के संविधान से। तो देश की राजनीतिक प्रक्रिया कहां से, ब्रिटेन के संविधान से। संविधान का संरचनात्मक भाग कहां से, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से। और संविधान का दर्शन, दार्शनिक भाग कौन सा है, तो मूल अधिकार या मौलिक अधिकार, जो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व या सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी या डीपीएसपी, कहां से, तो आयरलैंड या आयरिश संविधान से लिया गया। इस तरीके से भारतीय संविधान के निर्माण में देशी तथा विदेशी स्रोत की क्या भूमिका रही, ये पूरी तरीके से हमने पढ़ लिया। अब इसके बाद नए क्लास के वीडियो हम लेके आएंगे, भारतीय संविधान की जो है सूची क्या है, एक प्रकार से हम बात करें अनुसूचियां, भारतीय संविधान की अनुसूचियां। तो भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूची हैं, और भारतीय संविधान में मूलतः कितनी अनुसूचियां थी, और उसके बाद वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां, इन सब के विषय में अगली क्लास में हम बात करेंगे। तो फिर से नए क्लास के वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। धन्यवाद, और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, सारे क्लास का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद, फिर से नए क्लास के वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। जय हिंद।